हम में से ना कई नागरिक अनजाने में दुश्मन के डिजिटल सैनिक बन चुके हैं। इस सेगमेंट को हर भारतीय को देखना चाहिए, इसको मिस मत कीजिएगा। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सुशांत सिन्हा जैसे पत्रकारों के लिए मेरा इस बात को कहना। इंपॉर्टेंट व्यक्ति क्यों है, एक बार इनका ट्वीट देखिए। एक लाइन से अगर देखेंगे सबके चेहरे उतरे हुए दिखाई देते हैं। ये ताना मारा गया है सुशांत सिन्हा पत्रकार के द्वारा राहुल गांधी और कांग्रेस के उस बयान पर जिसमें उन्होंने सरकार को पहलगाम हमले के बाद पूरी तरह समर्थन देने की बात कही। लेकिन असली सवाल यहां पर यह बन जाता है कि जब जवान शहीद हो चुके हैं, देश गम और गुस्से में डूबा हुआ है, विपक्ष और सत्ता पहली बार एक साथ खड़े हैं देश के लिए, तो फिर सुशांत जी तुम्हारा चेहरा चिढ़ा हुआ क्यों लग रहा है? राहुल गांधी ने क्या कहा था कि हम भारत माता की वीरों के साथ हैं, आतंक के खिलाफ सरकार को हमारा पूरा समर्थन है। अब एक जिम्मेदार पत्रकार का काम क्या होता है? इस एकता को सराहना। लेकिन यहाँ टीआरपी गैंग को यह बात चुभ गई। गालियां किसको देंगे, कैसे देंगे? दाल रोटी पानी कैसे चलेगा? अरे भाई साहब, आप ट्वीट कर देंगे, दूसरा व्यक्ति फिर अब बोलेगा कि आप गलत कर रहे हैं, थोड़े इंप्रेशन बढ़ जाएंगे, ट्विटर से पैसे आने आपके शुरू हो जाएंगे। सुशांत भैया, अगर पैसे की बात है, चंदा इकट्ठा करके हम आपको दिलवा दे रहे हैं। कम से कम इस स्थिति में आपको ये नहीं करना चाहिए, नहीं तो मुफ्त राशन तो मिल ही रहा है, उसके लिए एनरोलमेंट आपके लिए करवा देते हैं। अगर बात पैसे की है तो शोर मचाने से कोई राष्ट्रभक्त नहीं बन जाता। जो समय पर चुप रहकर देश के साथ खड़ा हो वो असली लीडर होता है। सच ये है कि देश जब एकजुट होता है तो कुछ लोग डर जाते हैं क्योंकि उनका एजेंडा बिखरने लगता है। राहुल गांधी ने क्या किया? उन्होंने अपना राजनीतिक मतभेद एक तरफ रखकर देश के नाम पर सरकार का समर्थन कर दिया। और सुशांत सिन्हा ने क्या किया? देश की एकता पर तंज कस दिया, विवाद पैदा किया और अपना एजेंडा चलाया। सुशांत जी, सवाल तो हम भी पूछते हैं, लेकिन सही वक्त पर जब देश पर हमला हो रहा हो तब हम एक साथ खड़े होते हैं, और जो उस वक्त भी बांटने की कोशिश करे उसे हम पत्रकार नहीं मानते। सिंपल, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। ये समय है ना सोबर होकर के सोचने का है, नारे का नहीं है। विवेक बोलना चाहिए, देश सबसे ऊपर है, राजनीति नहीं, टीआरपी नहीं। और हाँ सुशांत जी, ज्यादा पत्रकारिता आपको बहुत ज्यादा जोरों से आ रही है तो सुनिए, राहुल गांधी का जेस्चर बिल्कुल सही है। एक एलओपी के रूप में उन्होंने पार्टी का स्टांस को बिल्कुल क्लियर कर दिया, गवर्नमेंट के एक्शन को सपोर्ट किया। सिन्हा जी, इस पर सवाल उठाना ना आपकी जो सोच है ना, छोटी सोच, वही दर्शाता है। अगर सिन्हा को, अगर आपको ये लगता है कि ऐसे वक्त में लीडर को हंसना चाहिए, तो भाई साहब आपको जर्नलिज्म छोड़कर कॉमेडी शो में ज्वाइन कर लेना चाहिए। वहां आपका जो टैलेंट है ना ज्यादा काम आएगा। मतलब वॉर लाइक सिचुएशन में जब देश के लोग दर्द में हैं, ऐसे चीप ट्वीट्स मारकर आपको खुद अपने आप को जर्नलिस्ट कह रहे हैं, दुनिया आपको दलाल कह रही है। सर, सुशांत सिन्हा को अपनी रहना चाहिए उसी में, समझ में आया? और ऐसे सेंसिटिव मैटर पर ना अपना एजेंडा चलाने के बजाय थोड़ा इंसानियत दिखानी चाहिए। मैं शब्दों का प्रयोग कर सकता हूं, जेनजी वाले शब्द तो मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूं, लेकिन ठीक है, मर्यादा सर, क्योंकि मर्यादा। एक ऑपरेशन सिंदूर से जियोपॉलिटिक्स कैसे सुधारी और कैसे हमने सबको टैकल किया, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आपको देता हूं। ऑपरेशन सिंदूर के मामले में हमले के संबंध में भारत के लक्ष्य और महत्वाकांक्षाओं के बारे में बिल्कुल साफ संकेत ना भेजे जाने का जोखिम था। ठीक है, एक छोटी सी भी गलती अंतरराष्ट्रीय समुदाय को नाराज कर सकती थी और भारत को आक्रामक के रूप में चित्रित कर सकती थी। लेकिन पाकिस्तान उसको बिल्डअप कर रहा है, ये वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अब पाकिस्तान जब पता था कि आक्रामक हमारे खिलाफ हो रहा है तो पाकिस्तान के को ना समर्थन जुटाने में बहुत आसानी और बहुत अच्छा मौका मिल जाता। पश्चिम और अमेरिका में भी भारत ने साफ शब्दों में मैसेज दे दिया गया है कि उसका मकसद सीमित था और उसको हासिल कर लिया गया है। हमलों को जिहादी ढांचों पर हमला माना गया जिसमें नागरिक और सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। दूसरे शब्दों में यह आतंकवाद के खिलाफ जंग थी, ऐसा कुछ जो पश्चिमी देशों ने अतीत में कई देशों पर किया है, और ये पाकिस्तान के खिलाफ हमला नहीं था। ये समझा दिया देशों को भी। भारत ने भी साफ शब्दों में कह दिया है कि वह संघर्ष को बढ़ाने के लिए उत्सुक नहीं है और संयम दिखाने की जिम्मेदारी अब पाकिस्तान पर है। भारत ने ठीक वही कहा जो जंग और आर्थिक मंदी से जूझ रही दुनिया सुनना चाहती थी, और भारत के लिए सुनना चाहती थी कि भारत जंग के लिए उत्सुक नहीं था। यह देखते हुए कि पश्चिम देश आतंकवाद के खतरे के बारे में मुखर हो रहे हैं, उसके लिए भारत के रुख का समर्थन ना करना और उससे सहानुभूति ना जताना मुश्किल होगा। पकड़ लिया। पश्चिमी देशों को चिंताओं को संबोधित करने के कुछ घंटों बाद नरेंद्र मोदी स्पेस टेक्नोलॉजी पर एक पूर्व निर्धारित प्रोग्राम में लाइव टीवी पर नजर आते हैं। हमले के बारे में एक शब्द नहीं बोला। ये भी डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी है।
अगली बात, एक बात कहता हूं, हम में से ऐसे कई नागरिक हैं जो जाने अनजाने में दुश्मन देश के डिजिटल सैनिक बन चुके हैं। इस सेगमेंट को आपको देखना चाहिए और शेयर करना चाहिए। देखिए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर एक बार फिर से सैन्य तनाव की स्थिति में है। मैं और आप हमेशा इसको देख रहे हैं, आपने टीवी पर देखा भी होगा। भारतीय वायुसेना द्वारा की गई एयर स्ट्राइक के बाद सीमाओं पर हलचल है, लेकिन असली विस्फोट अभी मोबाइल स्क्रीन पर हो रहा है। इस युद्ध का नया मोर्चा है इंफॉर्मेशन, सूचना, और दुर्भाग्य से हम में से कई नागरिक अनजाने में दुश्मन देश के डिजिटल सैनिक बन चुके हैं। सोशल मीडिया 21वीं सदी का युद्ध क्षेत्र है, समझना पड़ेगा। यदि 20वीं सदी का युद्ध बारूद से लड़ा गया था, तो 21वीं सदी का युद्ध बाइट्स और बिट्स से लड़ा जा रहा है। अब दुश्मन देश आपके जवानों से पहले आपके विश्वास को तोड़ने की कोशिश करता है। मैं आपको समझाऊंगा जियोपॉलिटिक्स से भी जोड़कर, तब आप अच्छे समझेंगे, और धर्म से जोड़ के बताऊंगा तब भी आप अच्छे समझेंगे। इसीलिए आपके विश्वास की जो पहली लाइन है वो है सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप। भारत के खिलाफ डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन, एक कूटनीतिक रणनीति। पाकिस्तान के आईएसआई, चाइना की साइबर यूनिट्स और रशिया जैसे देश के मीडिया रणनीति से एक चीज बिल्कुल साफ हो जाती है कि जो लड़ाई है वो टैंक से ज्यादा नैरेटिव से लड़ी जाती है। भारत को भीतर से खोखला करने की रणनीति भी इसमें शामिल है। देखिए, धार्मिक ध्रुवीकरण से जुड़े फेक वीडियोस, जवानों की पराजय दिखाते डीप फेक वीडियो, मंत्रियों के फर्जी बयान, वायरल करने वाले एडिटेड ऑडियो और यूट्यूब चैनल से स्पॉन्सर्ड भय फैलाने वाले डॉक्यूमेंट्रीज, ये लगातार आपके सामने आएंगी, शेयर होंगी, या फिर इसको देखकर आपको पैनिक करेंगे, गुस्सा करेंगे। और आपको यह पता होना चाहिए कि आपके एक शेयर से ना एक अफवाह नहीं, एक देश की रणनीति आगे बढ़ती है। ये बहुत गंभीर बात मैं आपसे बोल रहा हूं। अब मैं आपको दो ऐतिहासिक संदर्भ में बताता हूं जब झूठ से युद्ध पलट जाता है। देखिए, महाभारत, आधा सच और पूरा विनाश। अश्वत्थामा हतः इति नरोवा कुंजरोवा। अश्वत्थामा मारा गया, आदमी था या हाथी पता नहीं, लेकिन यह जो सूचना थी, जो इंफॉर्मेशन थी, वो जानबूझ करके अधूरी छोड़ी गई थी। द्रोणाचार्य ने ये सुना, वो टूट जाते हैं, शस्त्र को त्याग दिया और अंततः मारे भी जाते हैं। यह सिर्फ एक भ्रामक सूचना थी, लेकिन उसका असर रणनीतिक और घातक था। युद्ध की दिशा पलट गई, उसके आगे की कहानी मुझे और आपको पता है। अब मैं आपको बताता हूं अब की बात। रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है, जेलेंस्की का एक डीप फेक वीडियो, जब उस वीडियो ने पूरे देश को चौंका दिया। 2022 में रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान एक डीप फेक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की यूक्रेनी सेना को आत्मसमर्पण करने को कह रहे थे। यह वीडियो इतना असली दिखाई दे रहा था कि अगर लोगों ने इसको मान लिया होता तो क्या होता? सेना का मनोबल टूट जाता, नागरिकों में डर फैल जाता, युद्ध के नतीजे बदल जाते। तभी जेलेंस्की को तुरंत सामने आकर के ये बताना पड़ा, ये वीडियो नकली है, डीप फेक है, इस पे विश्वास नहीं किया जाए। अब मैं आपको युद्ध के 5 साइकोलॉजिकल जो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, 5 Ds, वो बताता हूं। डीमोरलाइजेशन यानी कि जवानों के प्रति अविश्वास फैलाना, इस तरीके का इस्तेमाल होता है। डिलेजिटिमाइजेशन यानी कि भारत सरकार या रक्षा मंत्रालय के खिलाफ एक छवि बनाना, ये तरीका दूसरा होता है युद्ध लड़ने का। डिस्ट्रैक्शन, ध्यान भटका करके असली खबरें दबा देना। डिवीजन, हिंदू मुस्लिम, शहरी ग्रामीण, सेना जनता के बीच विभाजन पैदा कर देना। डिसेंसिटाइजेशन, इतनी सूचना की बमबारी कर दो कि लोग संवेदनहीन हो जाएं। यह सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट नहीं, मनोवैज्ञानिक ऑपरेशंस भी होते हैं। इसीलिए इन तरीके जो मैं आपको बता रहा हूं, इन सब का प्रयोग होता है जब कोई देश युद्ध में जाता है। दुश्मन देश बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। अब जिम्मेदारी मेरी और आपकी है। राष्ट्र निर्माण सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होता। जो इंफॉर्मेशन, जो सूचनाएं हम फैला रहे हैं, वो सूचना राष्ट्र की ढाल होनी चाहिए। अब वक्त है एक जिम्मेदार नागरिक बनना। बस 5 काम करने हैं। कोई भी आपके पास इंफॉर्मेशन आए तो गूगल रिवर्स इमेज इन टूल का इस्तेमाल कीजिए, पता कीजिए, सही है तो शेयर कीजिए। ब्रेकिंग न्यूज देख करके बिल्कुल ना दौड़ें, ठहरे, सोचे, जांचें, फिर शेयर करें। हर वायरल वीडियो में एंगल जरूर देखिए, कौन फैला रहा है, क्यों फैला रहा है और इसको फैलाने से किसका फायदा होगा, इस बात को देखिए। देशभक्ति जो है ना, वो इमोशन से नहीं, इंटेलिजेंस से परिभाषित होती है। कीजिए। यदि कोई पोस्ट आपको बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रही है तो 3 बार सोच लीजिए, शायद वह इसीलिए बनाई गई हो कि आप रिएक्ट करें। यदि आप अपने शहर या कस्बे में भारतीय सेना, वायुसेना या नौसेना के सैनिकों या वाहनों की कोई भी गतिविधि देखते हैं तो कृपया इस वीडियो को ना डालें, ना सोशल मीडिया पे, ना रील बनाए, ना कुछ कीजिए।
पोस्ट बिल्कुल ना करें, जो मैं देख रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे बहुत चल रहा है। आप अनजाने में दुश्मन की मदद कर रहे हैं, इस बात को समझ लीजिए। देश को बांटने के लिए बम नहीं, बस एक वायरल वीडियो चाहिए होता है। युद्ध काल में हर नागरिक एक सैनिक होता है, लेकिन बंदूक के बजाय आपके पास मोबाइल फोन है। आपकी पोस्ट से मनोबल बढ़ सकता है और मनोबल गिर भी सकता है। आपके शेयर से राष्ट्र की छवि बन सकती है या फिर बिगड़ भी सकती है। फॉरवर्ड करने से पहले बस सोचिए, ये वो वाला समय चल रहा है। ये संविधान, सेना और समाज के प्रति कर्तव्य निभाने का समय है। अगर आप सचमुच में राष्ट्र प्रेमी हैं, तो इस वीडियो को भावुकता से नहीं, जिम्मेदारी से शेयर करें और लोगों को समझाइए कि गलती करने से बचिए। लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन आप शेयर करें, जिम्मेदारी के साथ करें। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड। सत्य पे जयते। नमस्कार।